हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज का टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। कल हम लोग थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा टच अपन करके फिर हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे। ओके। सो कल हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो जनरली दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। एंड मैं आपको बोला था कि इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि इसके बाद क्या है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिटेल्स में देखें तो बेसिकली शुरू द फर्स्ट स्टेप जो रिमोट सेंसिंग में वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट 0 डिग्री से ज़्यादा है, ओके, एब्सोल्यूट 0 यानी 0 डिग्री केल्विन, और उसको हम अगर सेल्सियस में करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में करें तो -469 और 63 ऐसा कुछ है, लिखा है क्या मैं, ठीक है ना। ओके। तो एक बार देख लेना उसको फ़ारेनहाइट में, नहीं तो आप फ़ारेनहाइट में तो कैलकुलेट कर सकते हो। ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसको पता है? हाउ डू वी कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट? एनीवन? पटेल? कमेंट 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 आगे मैसेज। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा शायद। क्या पटेल? हेलो, सत्यव्रत, तो आपको पता है हाउ डू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट? ठीक है, कोई बात नहीं। देन जियो लर्नर, मानस। ओके, तो ये चीज़ जो है ना, ये सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन वगैरह में ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, C/5 जो फॉर्मूला था ना, C/5 इजिकल टू F-32/9, ठीक है। तो अगर हम लोग करेंगे ये चीज़, कर मान लो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग करेंगे फ़ारेनहाइट पे। तो मैं काम करता हूँ, इसको और एक इस पे ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है, इस पे ले लेते हैं और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे C/5। ये आप अगर नोट बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ C इजिकल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा? तो ये मेरा C हो गया 20 डिग्री, तो मैं 20 यहाँ पे पुट कर दूंगा बस। ओके, F-32/9, तो ये हो गया 4, 9 4 जा 36, और फिर F इधर है माइनस से 32, इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 8 और 6, ठीक है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। तो 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग कैलकुलेट करें फ़ारेनहाइट पे तो क्या क्या बनेगा, ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। ओके, तो आप लोग एक मिनट, हाँ। ओके, तो आप लोग एक बार ट्राई करो कि -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करके देखो। ओके, ये समझ में आया ना? पहला पहला किसी को समझ में नहीं आया सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे हुआ यहाँ पे 60 डिग्री? किसको समझ में आया तो बोल दो।
ठीक है, सबको समझ में है? ठीक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो, -40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो टू फ़ारेनहाइट। अनिल, अनिल ओनली 40 हुआ या -40 हुआ? -40, हाँ, तो सब कर रहे हो फिर, ठीक है। ओके, तो ये इसको याद रखना है कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से में सेल्सियस में जितना होगा फ़ारेनहाइट में भी उतना होगा, वो कौन सा होगा? -40 होगा, ठीक है। तो एक तो ये कन्वर्जन को याद करना है कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करना है, और एक हो गया ये आपका, इसको याद रखना है, ठीक है, कि अगर हम -40 डिग्री सेल्सियस, अच्छा ये 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा तो हुई टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल, तो ऑप्शन रहेगा उसमें, तो ऑप्शन में रहेगा 40 डिग्री -40 डिग्री सब कुछ रहेगा उसमें, तो -40 को लगाना है, ठीक है। ओके, देन अगर आपको बोलेंगे कि केल्विन, केल्विन से केल्विन को आपको फ़ारेनहाइट करना है, तो आप कैसे करोगे? पहले केल्विन को कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में, फिर सेल्सियस में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला है यहाँ पे, तो सेल्सियस से फिर आप फ़ारेनहाइट पे कर सकते हो। तो केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है हमें? -273 करना है, ठीक है। अगर हम -273 कर लेंगे तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा, तो आपका केल्विन से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ हो सकता है। वैसे ही अगर कोई फ़ारेनहाइट दिया हो और आपको सेल्सियस पूछे, तो ये एफ के जगह में वैल्यू को पुट करना है, देन आपका सेल्सियस निकल जाएगा, ठीक है। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको डिलीट कर दूं? ओके, ठीक है, हो गया। अगर और किसी का नहीं हुआ तो बोल दो, अगर कोई आंसर नहीं दिया तो मतलब हो गया सबका, ठीक है, तो सबका हो गया। ओके, चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। तो क्या है कि सारे जितने भी सारे टेम्परेचर हैं, मतलब जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, ओके, तो वो कुछ ना कुछ, क्या जो भी 0 डिग्री केल्विन से ऊपर है, ओके, वो कुछ ना कुछ एमिशन, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, ठीक है। हम उसी को ही डिटेक्ट करते हैं एंड उसी से ही पता लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। देन सन भी अपना कुछ टेम्परेचर पे कुछ एनर्जी अपने छोड़ता रहता है, ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और आगे। देन और क्या है, इसको हम कल डिस्कस किए थे कि सन इज मेन एनर्जी सोर्स फॉर आवर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, ओके। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विथ द एक्सेप्शन ऑफ राडार एंड सोनार, ठीक है। तो ये जो डिवीजन लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला रिमोट सेंसिंग को? एक तो हो गया सन एज ए सोर्स, बट यहाँ पे एक्सेप्शन दे गया कि एक्सेप्ट राडार एंड सोनार, तो ये वाला रिमोट सेंसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? टू टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग हम लोग कल डिस्कस किए थे। नो, इस पे डायरेक्ट सन से था और एक था, हाँ, तो एक अगर सन से हुआ तो उसको बोलेंगे एक्टिव रिमोट सेंसिंग, बट ये क्या दिया, एक्सेप्शन दे दिया है कि रडार और सोनार जो है ये सन से हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे पैसिव। बट तो ये रडार जो ऑब्जेक्ट, रडार जो है ये बेसिकली क्या है, रडार जो काम करता है वो बेसिकली आपका इस पे है, दैट योर माइक्रोवेव पे, ठीक है, या फिर जो माइक्रोवेव रीजन पे जितने भी सारे काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे रडार, ओके। देन आपका हो गया एक सोनार, सोनार मतलब साउंड वेव के चक्कर पे, ठीक है, साउंड वेव छोड़ा जाता है, जैसे कि मान लो कि अपना जितने भी सारे ये हो रहा है ना, द ओशन फ्लोर स्टडीज, ठीक है, ओशन फ्लोर का हमारा जो मैपिंग हो रहा है, दैट मैपिंग वो कैसे हो रहा है, या फिर
वार सिचुएशन पे जो भी अपना अपना शिप जाता रहता है, वो नीचे जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई सबमरीन नीचे घूम रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? बाय द सोनार। कुछ ऐसे साउंड वेव छोड़ा जाता है, फिर वो साउंड वेव यहाँ से टकराता है, फिर वापस आता है, ठीक है। तो दिस इज योर सोनार। सोनार मेनली आपका ये साउंड वेव पे काम करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सन का एनर्जी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग खुद से कुछ साउंड वेव यहाँ पे छोड़ रहे हैं, या फिर कुछ यहाँ पे लाइट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बट रिमोट सेंसिंग में मेनली क्या है, अपना सन आज ए सोर्स है। देन ये हम लोग का डिस्कस किए थे कि एनर्जी जो भी आ रहा है बाय द फ्रॉम द सन, वो कैसे आ रहा है? पहले तो स्पेस में आ रहा है, ठीक है। स्पेस में ट्रैवल करने के बाद पूरा यहाँ पे अर्थ के ऊपर आके गिर रहा है। तो मैं कल बोला था आपको कि एक तो आपको याद रखना है कि सन टू अर्थ का डिस्टेंस कितना है। किसी को याद है? डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मैं उसको किलोमीटर पे करूं तो 0.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और सन से जो भी एनर्जी या फिर जो भी लाइट आ रहा है उसको अर्थ पे गिरने के लिए कितना टाइम लगता है? अरे अरे, जूम जूम, ठीक है। ओके, ठीक है, सबको फिर याद है फिर ये दो चीज? बहुत अच्छा, ठीक। ओके, देन यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, हम लोग ये डिस्कस किए थे, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, बी पे आएगा। तो यहाँ पे मेनली एटमोसफेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के फिर जब यहाँ पे जाएगा अब मेरे सेंसर के पास, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट हम उसको डिटेक्ट करेंगे। ओके, ये बेसिक था। तो ये सब हम लोग कल डिस्कस किए थे। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे याद है पैसिव एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ओके, ठीक है। अगर कोई कल वाला क्लास में अटेंड नहीं था तो आप चाहे तो यूट्यूब में अपलोडेड हो गया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। और डेमो क्लास वाले प्लेलिस्ट में होगा वो। ओके, आज का वीडियो भी वहीं पे अपलोड हो जाएगा डेमो क्लास वाले प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे। ओके, ठीक है। तो नाउ लाइट, अभी लाइट का जो है ना, जब से ये लाइट के बारे में लोग डिस्कस करना शुरू किए हैं, ठीक है, तो मेनली दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। पहले उनको लगा कि ये वेवलेंथ के प्रॉपर्टी दिखा रहा था, वो जो अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना। तो जब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया था, क्या साइंटिस्ट का नाम भूल गया मैं, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे वो देखा था ना कि डार्कर एंड लाइटर पैचेस पे डिवाइड हो जा रहा था। तो वहां से पता चला कि लाइट क्या दिखाता है, कि वेवलेंथ प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। बट फिर फिर यहाँ पे और एक थ्योरी आया कि नहीं नहीं, लाइट पार्टिकल दिखा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत इस पर डिबेट हुआ कि ये वेव दिखा रहा है या फिर पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। फिर लास्ट पे सब लोग ने एग्री हो गया, सारे साइंटिस्ट पे, कि लाइट शोज डुअल प्रॉपर्टी। वन इज योर वेव प्रॉपर्टी, वन शोज पार्टिकल प्रॉपर्टी, बट we are not interested in the particle property of the light. Okay, in remote sensing, if we are discussing about remote sensing is about wave nature of the light source, ठीक है। हम लोग वेव नेचर को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, तो रिमोट सेंसिंग में बेसिकली वेव के ऊपर, जो कि हम लोग उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या है, देन वेव प्रॉपर्टी। तो रिमोट सेंसिंग पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वेव प्रॉपर्टी। बट अगेन वेव प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी दिखाता है। एक आपको दिखाता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर और इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उसके परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइट एक्ट एज अ, और लाइट ट्रेवल्स एज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो,
ठीक है, इसलिए हम उसका नाम दे दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Why? Because the wave nature of the light again shows two types, okay, or two variety of properties. One is electrical property or electrical behavior, and another one is your magnetic behavior. ठीक है, इसलिए नाम दे दिया हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ और वेव्स, तो जब भी वेव के बारे में कहाँ पे भी पढ़ोगे, एक यहाँ पे आया, फिर अगर ओशन के बारे में पढ़ रहे हो ओशनोग्राफी पे, तो वहाँ पे भी ओशन जो है वो वेव की तरह जा रहा है, चलो बोलते हैं ना ओशन वेव, तो वहाँ पे भी वही वेवलेंथ। जहाँ पे भी वेवलेंथ आएगा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी सेम आएंगे सब में। क्या क्या आएंगे, एक तो हो गया वेवलेंथ, पहले आएगा कि क्रेस्ट एंड ट्रॉ, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेवलेंथ is known as your crest and the lower point is known as your trough। ठीक है, यही चीज आपका फोल्ड में भी है, जब आप फोल्ड पढ़े होगे तो वहां पे भी है। ठीक है, बीच वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, बीच वाला पॉइंट जो जा रहा है उसको इन्फ्लेशन पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है तो ये किस पे मेजर होगा, मीटर पे। ठीक है, so basically the wavelength is the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs। समझ में आया कि अगर मैं क्रेस्ट से क्रेस्ट माप रहा हूं तो ठीक है, मेरा मन नहीं है कि मैं क्रेस्ट से मापूं, मैं ट्रॉ को मापूंगा, तो ट्रॉ भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज योर वेवलेंथ। नाउ वेवलेंथ के बाद और एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना या फिर टॉपिक है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द टाइम, मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक ले लूँ, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके, और मैंने टाइमर सेट कर दिया 1 सेकेंड के लिए। ओके, तो 1 सेकेंड पे कितना क्रेस्ट या फिर कितना ट्रॉ यहाँ पे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखो वेवलेंथ छोटा है, वेवलेंथ कम है यहाँ पे, तो पास है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 सेकेंड में बहुत सारे पास हो जाएंगे, इसलिए अगर वेवलेंथ यहाँ पे कम होगा, देखो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी आ जा रहा है। बट यहाँ पे देखो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, एंड आपको पता है इतना दूर है, तो इसको पार करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो योर low frequency। So basically your frequency determine the time period, okay, at a certain time period or 1 unit of time period कितना वेवलेंथ यहाँ पे पास हो रहा है, सॉरी वेवलेंथ बोल रहा हूँ, कितना क्रेस्ट है फिर कितना वेव यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे इस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पे क्या है, दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। ओके, और वेवलेंथ का फॉर्मूला, तो वेवलेंथ इज बेसिकली inversely proportional to your frequency। okay, and if we remove this proportionality, दो proportionality constant आ जाएगा एक, तो ये constant क्या हो गया, ये this is your speed of light। ओके, सो देखो यहाँ पे देखो ये वेवलेंथ, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये वाला इक्वेशन आया, तो आपको इनमें से कोई भी आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है नेट पे, बेसिकली गेट पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, गेट पे जाम पे आ सकता है, पर गेट पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ओनली आपको नेट पे मिल सकता है, तो मिलेगा, और अगर भी गेट पे है तो 1 मार्क का आएगा। ओके, ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, देन हम लोग कल अच्छे से इसको डिस्कस किए थे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ओके, हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे कम यहाँ पे गामा रे एक्सरे हो गया, ये हमारा पार्ट नहीं है, अल्ट्रा वायलेट भी हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, फॉर द रिमोट सेंसिंग स्टडीज। देन यहाँ पे आ गया विजिबल लाइट, विजिबल लाइट पे आ गया तो वीबग्योर आ जाएगा। वीबग्योर मतलब हो रहा है कि आपका वीबग्योर मतलब भी से लेके जब भी आप आर की तरफ जा रहे हो या फिर इस तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो बट हमारा क्या है, आरजीबी है, तो बी जी आर, कल हम लोग डिस्कस किए थे ब्लू ग्रीन रेड, तो सबसे कम वेवलेंथ है ब्लू का, सबसे हाई है ग्रीन का। नाउ देखो, तो मैंने क्या बोला था कल
जो भी सन से जो भी पार्टिकल आ रहा है या फिर सन से जो लाइट सोर्स आ रहे हैं, दैट कम्स एज अ पार्सल, एंड उस पार्सल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, एंड मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के प्रॉपर्टीज के कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर सन से एक कोई भी लाइट एमिट हुआ तो देखो यहाँ पे 40% इज योर विजिबल लाइट, मतलब ये वेवलेंथ के रेंज पे पूरा स्पेक्ट्रम पे, क्योंकि सन से जो आएगा वो पूरा स्पेक्ट्रम पे आएगा, तो पूरा स्पेक्ट्रम में ही ओके कितना यहाँ पे आ रहा है कि योर 40% रहेगा आपका विजिबल लेंथ, ओके। देन 50% is your infrared, and we know we only observe, ठीक है, और distinguish only the visible spectrum of the total electromagnetic spectrum, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हम बस छोटा सा पार्ट, कितना विजिबल लाइट है हम लोग देख सकते हैं। तो 40% तो यहाँ पे आ गया, बट देखो 50% इंफ्रारेड पे आ रहा है, और इंफ्रारेड हम लोग सेंस नहीं कर सकते, तो कितना इंफॉर्मेशन हमारा मिस हो रहा है सोचो, ठीक है। इसके लिए हमारा सेंसर वगैरह काम पे आ रहा है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमसे मिस हो जाता, ओके। देन देखो यूवी 9%, 1% इज और एक्सरे रेडियो, बाकी सारे जितने भी सब है वो सब किसमें आ गए 1% पे, ठीक है, ओके। तो इसको याद रखना है, नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट पे ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, बट नेट पे आता है ये सारे क्वेश्चन, और जीएसआई के लिए भी आ सकता है, जीएसआई में क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है तो जीएसआई पे आ सकता है कि among the total electromagnetic spectrum range how much is your visible light, ठीक है। तो 40%, 50%, 9% एंड बाकी सारे 1% हो गए, ठीक है। इसको नोट कर देना है, ओके, ठीक है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये देखो ये अल्ट्रावायोलेट विजिबल ये सब हो गया, ओके। तो ये देखो बेसिकली क्या क्या यूज हो रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे गामा देखो यहाँ पे उल्टा लगा दिया है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको देखोगे दोनों तरीके से तो थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गामा वेव हो गया, गामा वेव, एक्सरे, एक्सरे आपको पता है मेडिकल वगैरह में यूज होता है। देन यो विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट वगैरह आ गया। देन आपका ये सब सारे यूज है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रीजन पे ये सब है, सब हमारे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, हम लोग बस इस पर डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब लाइट इन द सेंस कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, फर्स्ट एलिमेंट जो कि है सोर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर सोर्स मतलब लाइट, तो अगर लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट का कुछ कुछ लॉज, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है। तो प्लैंक्स इक्वेशन बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि E, ठीक है, E इज प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, या फिर एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ, इसको याद रखना है, ठीक है, जो भी मैं कल बोला था। और अगर कल जो नहीं आए थे वहां पे यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दिस इज योर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब अगर जब भी वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वही बात ये हमें पता कैसे चला, फ्रॉम द प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है। तो प्लैंक ने एक इक्वेशन दिया, E proportional to your frequency, and as frequency is anti-proportional to or inversely proportional to your wavelength, तो energy is inversely proportional to your wavelength, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए, जब ये हम इक्वल टू लिखेंगे तो बीच में हमें कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा, so that constant is your प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि प्लैंक्स को अगर कुछ भी कांस्टेंट का पूछ रहे हैं तो जनरली
इक्वेशन पे मेंशन रहता है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, मेरे से तो याद नहीं हो पाता, वो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। बाकी आगे जो आएंगे वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्स्टेंट्स, फिर इसका भी देख लेना, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देन अगेन हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हम लोग देखे थे, वो क्या था यहाँ पे, C इज इक्वल टू योर लैम्बडा एंड न्यू, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्बडा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C बाई लैम्बडा। सो दिस इज योर प्लांक्स इक्वेशन एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट ये कि ये न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत कम है, और आएगा तो एक ही मार्क का आएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं, एंड इसको बस जो भी वैल्यू पुट होगा बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके काम खत्म करना है। बट ये क्वेश्चन आएगा आपको थियोरेटिकल, बेसिकली नेट पे या फिर जीएसआई पे। तो अगर थियोरेटिकल यहाँ पे आ रहा है तब आपको ये वाला इक्वेशन को वो थ्योरी के साथ मर्ज करना है। क्या है थ्योरी, कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही चीज इतना डायरेक्टली नहीं आएगा क्वेश्चन पे कुछ उल्टा पुल्टा का कर लेगा और हमें लगेगा कि कहीं और ही दुनिया से क्वेश्चन बनाए, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं वो लोग, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको ये पता चल ही गया। अगेन और एक इक्वेशन जो कि बोल रहे हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इन्होंने क्या दिया, एनर्जी एंड वेवलेंथ का रिलेशन। इन्होंने क्या दिया कि टेम्परेचर एंड एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। मतलब जितना उसका टेम्परेचर होगा उसको अगर हम 4th पावर लेंगे, मतलब 4 बार अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो वैल्यू इक्वल टू होगा और प्रोपोर्शनल टू होगा योर एनर्जी। इक्वल टू के लिए हम लोग एक कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज योर स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट, दिस इज योर फॉर्मूला, ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी एनर्जी, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है? इसका डायमेंशन आपका हो गया एनर्जी, एनर्जी है मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, नहीं, रुको एक मिनट, हाँ, वाट पर मीटर स्क्वायर ना, एनर्जी है तो वाट में बेसिकली आता है आपका, वाट में एनर्जी आता है, एंड यहाँ पे वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर एनर्जी का। बट जब भी पूछेगा ना, क्योंकि एनर्जी का बहुत सारे इक्वेशन से, तो और इक्वेशन पे थोड़े बहुत अलग अलग यहाँ पे आपका यूनिट्स देखने को मिलेंगे। तो बट आपको जो जब भी अगर यूनिट्स का क्वेश्चन आया, यूनिट्स का जो क्वेश्चन है ना, वो नेट गेट जीएसआई पे नहीं आता है। बट अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी का पीछे तो वैसे भी हट गया, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी स्टेट लेवल वाला एग्जाम दोगे तो वहां पे पूछ सकता है। बट वहां पे जो जब भी पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि एनर्जी का आपको इक्वेशन देना है, आपको बेसिकली पूछेगा दिस योर कांस्टेंट का आपका जो यूनिट्स है, ठीक है, वो पूछा, क्योंकि एनर्जी बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी का इक्वेशन है, एंड उस सारे इक्वेशन पे थोड़ा बहुत इधर उधर का चेंजेस है। तो आपका अगर जो भी क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली यहीं पे आएगा, बट जनरली ये इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, ओके, ठीक है, ओके। बट इसमें भी इसको बस याद रखना है कि टेम्परेचर टू दी पावर 4, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर
इसके ऊपर मेरे को याद नहीं है, बट इसके ऊपर नेट पे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके ऊपर कि कुछ तो घुमा के पूछा था, बट बेसिकली वही था कि एनर्जी इज 4th पावर। यहाँ पे ऑप्शन था वहाँ पे 1/4, हाफ, और सेम, और एक था मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा कुछ था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे था ये इसके ऊपर। तो ऐसे ही थियोरिटिकल क्वेश्चन आएगा नेट वगैरह पे। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट दिस लॉ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेट पे पक्का आता है। ठीक है, गेट पे भी आएगा इसके ऊपर, और गेट के ऊपर नहीं आएगा तो ऐसे मतलब ऐसे इक्वेशन भी आ सकता है, बट गेट नेट ये सही तीनों के लिए ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ है जैसे कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, किर्चॉफ लॉ हो गया, ये कुछ कुछ है यहाँ पे जो कि क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसको तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 1-2 बार आ चुका है इस पे। ओके, तो देखो यहाँ पे दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो व्हाट ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि देखो यहाँ पे इक्वेशन है दैट इज योर लैम्डा m इज इक्वल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, इतना है। ठीक है, और अगर हम इसको कांस्टेंट देंगे तो एक कांस्टेंट पे एक नंबर आता है 2897.8, ओके, माइक्रोमीटर केल्विन, ये इसको छोड़ो। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है ना थ्योरी का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहा है कि दिस लैम्डा m, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, लैम्डा m इज द पीक वेवलेंथ। मतलब देखो यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ का ग्राफ बना है, तो बस पीक किस में आ रहा है। ठीक है, मान लो कि यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके अंदर सारे वेवलेंथ आएंगे यहाँ पे, तो किस वेवलेंथ का पीक होगा। ठीक है, वही बता रहा है ये चीज। तो देखो यहाँ पे अगर टेम्परेचर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा उसका क्या रहेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, ओके, उसका पीक हमें कम साइड में दिखेगा। ठीक है, लोअर पोर्शन में हमें दिखेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे फिर से बोल रहे ना, फिर हम लोग बाद में आगे एग्जाम्पल देखेंगे, पहले आप ये लाइन समझ लो। ठीक है, more the temperature, the peak wavelength is falling in lower portion of the wavelength. ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम रहा तो हायर पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ पे ये पीक करेगा। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, ये है 6000 केल्विन, ओके, और स्पेसिफिकली ये क्या है 5700 केल्विन। क्या है ये सन का टेम्परेचर है, सन का फोटोस्फीयर का ऊपर वाला जो रीजन है उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ये है। ओके, तो उसका अगर पीक वेवलेंथ हम लोग निकालेंगे तो पीक वेवलेंथ किस पे आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पीक वेवलेंथ देखो किस पे आ रहा है, अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर पे आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी सारे वेवलेंथ आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा दिखाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम पे। ओके, ठीक है, बट हम लोग देखे थे कि 40% विजिबल स्पेक्ट्रम में था, 50% इंफ्रारेड पे था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उसी रेंज पे ये वेरी करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर ये क्या है 288, और अगर हम लोग राउंड फिगर ले ले तो 300 केल्विन। 300 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ योर अर्थ सरफेस, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कम है, तो अगर इसको हम इक्वेशन पे पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे 10 माइक्रोमीटर आ रहा है। ओके, तो 10 माइक्रोमीटर इज द पीक वेवलेंथ फॉर द अर्थ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ इसको हम बोलेंगे हायर वेवलेंथ, क्योंकि इसका पोर्शन थोड़ा सा हायर है, 10 माइक्रोमीटर पे जा रहा है। ठीक है, ओके, सो
किसी को याद है कि विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज कितने में से कितना था? कल डिस्कस किए थे हम लोग। जीरो 0.7। देन NIR का कितना था? याद है किसी को? कल मैं बार बार 3-4 बार बोला था आपको नोट करने के लिए, है ना? याद आ रहा है आपको? ठीक है, वो था नियर इंफ्रारेड का, ठीक है, जो कि NIR है। तो NIR का कितना है? अराउंड 1.5 माइक्रोमीटर। बट पूरा जो IR है, ठीक है, पूरा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, पूरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फ्रॉम वेरिंग बिटवीन फ्रॉम 0.7 टू योर 1 मिलीमीटर और 1000 माइक्रोमीटर पे, ठीक है। तो 0.7 से 1.5 योर नियर इंफ्रारेड, देन हमारा आता है मिड इंफ्रारेड, ठीक है, 1.5 से लेके कितना जा रहा था ये? 15 समथिंग था, ओके, ये 15 समथिंग था। देन यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे था 1000 मीटर आपका लास्ट पे फार इंफ्रारेड, ठीक है। यहाँ पे था आपका, कहाँ गया ये देखिए, ठीक है, ओके, 0.7 1.5 5 माइक्रोमीटर देन 1000 माइक्रोमीटर, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो ये 10 माइक्रोमीटर आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है इसका? फार इंफ्रारेड पे। अगर हम इसको डिवीजन को हटा दे तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? मेनली ये किस पे आता है? इंफ्रारेड पे। तो आप क्वेश्चन वगैरह देखे होंगे कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसका मतलब समझाता हूँ पहले। ये अगर अर्थ है, ओके, एंड ये सन है, तो सन से जो भी वेवलेंथ आ रहा है वो जब अर्थ के ऊपर गिर रहा है, तो जब भी आ रहा है ये, तो इसका पीक वेवलेंथ किसके तरफ है? तो ये है विजिबल स्पेक्ट्रम के तरफ, ओके, विजिबल। एंड अभी अर्थ से आया, अर्थ गर्म हुआ, अर्थ गर्म होने के बाद अर्थ से जो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, वो जनरली किस रेंज पे आ रहा है? योर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे, ओके। इसलिए जब भी इसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर नेट का प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे, कौन सा उसमें से चूज करेक्ट वाला, ऐसा वाला क्वेश्चन रहता है कि जो भी विजिबल सन से जो भी एनर्जी आ रहा है वो किस रेंज पे आ रहा है? वो आ रहा है विजिबल स्पेक्ट्रम पे। बट जब भी अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हायर वेवलेंथ पे जा रहा है, मतलब ये लोअर वेवलेंथ से आ रहा है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद अर्थ जब भी रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हायर वेवलेंथ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहा है, ठीक है। एंड यही फेनोमेना हमें किस पे देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे, ओके। किसको समझ में आया? ये थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। मोनाली समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी और कौन है? बाकी पटेल, समझ में आया चीज? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसको चेंज कौन करा रहा है? मतलब ये जो वेवलेंथ पीक हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से ना। सन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, बट क्या सारा लाइट थोड़ी अर्थ के ऊपर आ रहा है? अर्थ के ऊपर थोड़ा ही लाइट आ रहा है, और फिर अर्थ थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है। वो अभी उस टेम्परेचर ही डिटेक्ट कर, मतलब डिसाइड करेगा कि वो किस वेवलेंथ पे छोड़ेगा ये, ठीक है। तो आप जो वेवलेंथ छोड़ रहे हो, आपके मतलब हम लोग ह्यूमन के ऊपर से, ऑब्वियसली ह्यूमन
तो हम लोग तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है नहीं, एब्सोल्यूट जीरो पे। हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर में भी 32 या 34 है ना, ऐसा कुछ 32 वगैरह कुछ है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर उतना है तो हम लोग क्या करेंगे कि और हायर वेवलेंथ पे हम लोग पीक करेंगे, वेवलेंथ हमारा पीक होगा, ठीक है, मतलब हायर वेवलेंथ पे हम लोग रेडिएशन छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसलिए अर्थ को जब हम लोग को वो देखा जाता है ना, वो गन से, वो जो ये वाला टेम्परेचर वाला गन है ना, जो टेम्परेचर वाला थर्मल वाला, तो थर्मल वाला देखते हैं ना कि ह्यूमन का बॉडी अच्छे से पूरा अलग हो जाता है वो टेम्परेचर के पार्ट, ठीक है। वो जनरली क्या हो रहा है कि हमारा पार्ट ही पूरा अलग है, वो हम लोग जो रेडिएशन छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, इस पे से क्वेश्चन आएगा, ओके। इसमें से डायरेक्ट आपका थ्योरी वाला पोर्शन आएगा कि अर्थ से जो जा रहा है एंड सन से जो आ रहा है। बट ये वाला लाइन को आपको याद रखना है, दैट द अर्थ एमिट्स मोस्ट ऑफ रेडिएशन एट लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका इंपोर्टेंट हो जा रहा है। तो पहला हो गया कि अर्थ एमिट करेगा लॉन्गर वेवलेंथ पे, किस रेंज पे जनरली परफेक्ट होगा, तो 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और बट परफेक्ट पूरा तो 300 केल्विन पे नहीं रहता है, तो रेंज करता है बिटवीन योर 5 to 25, ठीक है। तो 5 to 25 कर रहा है, मतलब देखो यहाँ पे 5 to 25 हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, फार इंफ्रारेड पे कर रहा है, ओके। बट बेसिकली जो क्वेश्चन पे आएगा वो फार इंफ्रारेड, अगर ऑप्शन में होगा तो फार इंफ्रारेड, अगर इंफ्रारेड ऑप्शन में होगा तो इंफ्रारेड, ओके। आपको चूज करना है उसमें। देन सन जो एमिट करता है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे करता है, किस पे देखो, लेस देन 2 माइक्रोमीटर, और लेस देन 2 माइक्रोमीटर, और जनरली हम लोग जो कैलकुलेट किए यहाँ पे 0.5 माइक्रोमीटर पे, ठीक है। तो वो किस रेंज पे आ रहा है, बेसिकली और विजिबल स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। और लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम द विजिबल टू NIR, ओके, ठीक है। ये हो गया चीज, ये हो गया विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। अर्थ रेडिएशन इज कॉल्ड लॉन्ग वेव रेडिएशन, सन्स एनर्जी इज रेफर टू एज शॉर्ट वेव रेडिएशन, ओके, ठीक है। देखो ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, ओके। पहला ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, इसको आप लोग सॉल्व करो। अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा है, मोबाइल पे छोटा हो रहा है, तो आप बोल सकते हो, तो मैं इसको पढ़ लूंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि what will be the ratio of rates of energy released by two otherwise identical black bodies, one of which is 0 degree Celsius, one is 270 degree Celsius, ठीक है। तो इन दोनों का एनर्जी का रेशियो कितना होगा, करो करो ये वाला फॉर्मूला। सुनाया हो रहा है, ठीक है। मैं इसको फिर कल डिस्कस करूंगा, ओके। देखो कुछ नहीं है, टेम्परेचर दिया है, एनर्जी पूछा है, तो टेम्परेचर और एनर्जी का किस पे था, कौन से फॉर्मूला पे टेम्परेचर एनर्जी का था इक्वेशन, बोलो। क्या था, क्या बोल रहे हैं? सुना नहीं जा रहा आपका, वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप करो इसको। मोनाली अभी क्लियर हुआ आपका वो माइक वगैरह?
हिमांशु, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 3 हम लोग डिस्कस किए, 4। हिमांशु, अनिल, मेरा साउंड साउंड सुनाई दे रहा है तो? पटेल, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है ना? अच्छा, नहीं, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा ना, मुझे लगा कि उनको साउंड ही नहीं आ रहा है शायद। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा? हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़े थे, ई प्रोपोर्शनल टू योर टी टू द पावर 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर है दोनों पे, तो दोनों का टेम्परेचर डालो और एनर्जी का रेशियो निकालो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वैसे भी यूट्यूब में तो अपलोड होगा ये चीज़। ओके, देन नेक्स्ट इज योर अर्थ रेडिएट एनर्जी एट वेवलेंथ मच लॉन्गर देन सन। ये ठीक है या ये आंसर सही है या गलत है ये वाला स्टेटमेंट? अर्थ रेडिएट एनर्जी एट वेवलेंथ मच लॉन्गर देन सन। ट्रू या फॉल्स? पटेल, ट्रू या फॉल्स? क्या हो गया? हम लोग क्या? हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप? बोलो बोलो, गलत होगा तो क्या है, गलत हो गया, सही है आपका। देखो, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी कि सन का जो पीक वेवलेंथ है वो क्या है? लोअर वेवलेंथ पे, ठीक है, और शॉर्टर वेवलेंथ पे, और अर्थ का जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे। तो यही तो बोला ये चीज कि अर्थ रेडिएट कर रहा है कि लॉन्गर वेवलेंथ पे, तो हाँ, लॉन्गर वेवलेंथ ये रेडिएट कर रहा है, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे क्या है? अर्थ रिसीव एनर्जी, सन्स एनर्जी एट इंफ्रारेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्या है? सही है, हाँ सही, सही है। इंफ्रारेड पे ये करता है, और सन, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, क्या पूछा है यहाँ पे? अर्थ रिसीव सन्स एनर्जी, मतलब जो सन का जो एनर्जी आ रहा है वो किस में से आ रहा है? वो विजिबल पे आ रहा है, बट यहाँ पे क्या दिया है? इंफ्रारेड, तो ये क्या है? फॉल्स। ओके, देन द अर्थ री रेडिएट द सन्स हीट एज अल्ट्रावायोलेट एनर्जी। नहीं, अर्थ से जो एनर्जी जा रहा है वो किस में जा रहा है? वो इंफ्रारेड पे जा रहा है। सन से जो आ रहा है वो आ रहा है आपका विजिबल पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो दोनों ही गलत है यहाँ पे, ठीक है। इधर ये से ही क्वेश्चन आता है। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी 8:30 हो गया है, फिर 9 पे एक और क्लास है, तो हम लोग और एक डिस्कस करें या नहीं? इसको कल डिस्कस करेंगे आराम से, कोई नहीं। आप लोग इतना, और ये वाला फॉर्मूला आपका, ये वाला हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। तो ये वाला को सॉल्व करना है, फिर मैं कल और कुछ कुछ यहाँ पे जितने भी सारे हम लोग पढ़े ना, इसमें से और कुछ आपको न्यूमेरिकल्स कर दूंगा। ओके, तो इसको आंसर करना है कल सबको, ठीक है। अगर जिसका पहले हो गया वो ग्रुप में मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी का भी? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके।